नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आने वाले UPTGT, PGT, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, GDC, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने प्रगतिवादी कवियों पर चर्चा की, उनके काव्यों पर चर्चा की, और आज हम देखेंगे प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रगतिवादी कवियों में सबसे पहला हमने नाम देखा था केदारनाथ अग्रवाल जी को, तो सबसे पहले उनकी पंक्तियों को लेंगे। उन्होंने लिखा है, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके से आई बेटी की तरह मगन है। ये पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की। अगली पंक्ति है, एक वीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का। इनकी अगली पंक्ति है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान रखना होगा कि ये केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, आज का लेखन आग के अंगूठे की, क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। इन्होंने लिखा है कि आज का लेखन आग के अंगूठे की, क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। इन्होंने अगली पंक्ति में लिखा है, कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। कविता यूं बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। अगली पंक्ति है, माझी ना बजाओ वंशी मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता। माझी ना बजाओ वंशी मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर बाप बेटा बेचता है। ये व्यंग है जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है और बहुत ही मार्मिक व्यंग है। अगली पंक्ति है, कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, अब अपत कटीली डाल के गावत है गुणवंत। इन्होंने कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे जब इन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। ये काव्य रचनाएं इनकी जब आई थी, प्रकाशित हुई तो उस समय कांग्रेस का राज्य था, और उस पे कटाक्ष करते हुए, कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत है गुणवंत। तो प्रगतिवादी कवियों का ये जो लेखन है, सरकार क्या थी उस टाइम पे, प्रगतिवादी काव्य का समय आपने देखा कि 1938 से लेकर 1942 तक का है। तो उस टाइम तो हमें स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी, और उस दौर में इन्होंने उस पे कटाक्ष किया है कि कांग्रेस के राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत हैं गुणवंत। अगली पंक्ति है, काटो 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 करवी, मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है जीवन में बड़ हिंसा क्या है। काटो काटो करवी काटो, मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है जीवन में बड़ हिंसा क्या है। तो ये पंक्तियाँ थी केदारनाथ अग्रवाल जी की। अगले कवि के रूप में हमने देखा था नागार्जुन जी को। नागार्जुन जी जो कि जन कवि माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का।
याद आता है मुझे अपना तरौनी गांव, याद आती लीचियां और आम। ये आप जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था दरभंगा के तरौनी गांव में, जो कि बिहार में स्थित है। तो अपने गांव को याद करते हुए ये लिखते हैं कि याद आता है मुझे अपना तरौनी गांव, याद आती लीचियां और आम। अगली पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये गरीबी पे बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं इनकी, और ये एक कटाक्ष भी है, एक व्यंग भी है। इसमें अगर देखेंगे आप तो कितनी मार्मिक है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। चूल्हा क्यों रोएगा, इतनी गरीबी है कि जो चूल्हा जला ही नहीं तो उसका मतलब कि रोना है। चक्की रही उदास, जब अन्न ही नहीं है तो हम क्या पीसेंगे, क्या कूटेंगे। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। चूल्हे के पास कानी कुतिया के सोने का क्या मतलब है, क्योंकि कानी कुतिया वहाँ सो रही है, इसका मतलब वहाँ खाना बन ही नहीं रहा है, अनाज है ही नहीं है। तो ये एक तरीके से प्रतीक है। इनकी अगली पंक्ति है, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। अगली पंक्ति है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। ये पंक्तियां हैं नागार्जुन जी की। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, इनका जो काव्य संग्रह है बादल को घिरते देखा है, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। एक और भारत माता करके इनकी जो राजनीतिक रचना है उससे ये पंक्तियाँ ली हुई हैं। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। अगले कवि हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन जी के काव्य पंक्तियों को हम देखेंगे। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। ये पंक्तियां हैं त्रिलोचन जी की। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी, परिचय की वह गांठ लगा दी। तो ये पंक्तियाँ थी त्रिलोचन जी की। अब हम देखेंगे अगले कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी को। रामधारी सिंह दिनकर जी जिनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में। रामधारी दिनकर जी के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं को हम देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें ये बहुत जल्दी उतावले हो जाते थे, इनमें धैर्य की कमी थी और उसमें इन्होंने कई सारी कविताएं बहुत जल्दीबाजी में लिख दी थी, इसीलिए इनको अधैर्य का कवि भी माना जाता है। लेकिन थे ये बहुत अच्छे लेखक। इनकी जो कविताएं हैं वो मुझे खासकर हिमालय कविता इनकी जो है, परशुराम की प्रतीक्षा है, ये सब कविताएं जो हैं, कुरुक्षेत्र है, उसको पढ़ने के बाद में लगता है खुद से एक कविता अपने मन से निकलती है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य और इनकी रचनाएं मुझे बहुत पसंद हैं। हम देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं को कालक्रमानुसार। रेणुका जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी जो कि इनका प्रबंध काव्य है, सामधेनी 1947 ईस्वी, रश्मि रथी जो कि इनका एक खंड काव्य है 1952 ईस्वी में लिखा गया है, नीलकुसुम 1954 ईस्वी, दिल्ली 1954 ईस्वी, उर्वशी एक गीत नाट्य है इनका जो कि 1961 ईस्वी में लिखा गया था, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, आत्मा की आँखें 1964 ईस्वी, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। दिनकर जी जो कि माना जाता है कि ये जवाहरलाल नेहरू जी के अच्छे मित्र माने जाते थे, लेकिन इन्होंने उनको भी
लक्ष्य करते हुए कविताएं लिखी थी। ये राजनीतिक चेतना के भी कवि थे और इन्हें जो भी चीज़ें ख़राब लगती थी वो लिखते थे। ऐसा कहा जाता है कि संसद में एक बार रामधारी सिंह दिनकर जी नेहरू जी के साथ जा रहे थे और नेहरू जी फिसल जाते हैं तो दिनकर जी उन्हें संभालते हैं। नेहरू जी इनका धन्यवाद करते हैं और तब दिनकर जी कहते हैं कि जब जब राजनीति यूँ लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य उसको संभाल लेगा। तो इस परंपरा के इस राजनीतिक चेतना के कवि थे दिनकर जी। हम देखेंगे उनसे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दिनकर जी ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना था। डिप्टी राष्ट्रकवि माना था। दिनकर जी खुद मैथिली शरण गुप्त जी को बहुत ही सम्मान देते हैं और उनको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रकवि मानते हैं और अपने को महज डिप्टी राष्ट्रकवि मानते हैं। सर्वोच्च स्थान जो है वो मैथिली शरण गुप्त को देते हैं। दिनकर जी को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और जो कि इनका गीत नाट्य है। उर्वशी इन्होंने 1964 में लिखा था, आई थिंक 1961 में लिखा था और इसके लिए इनको 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि इनका एक गीत नाट्य है। इससे पहले सम्मानित किए गए थे सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि पहले भारतीय कवि हैं जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरे कवि के रूप में दिनकर जी हैं जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। हम देखेंगे दिनकर जी की महत्वपूर्ण पंक्तियों को। दोस्तों वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। दिनकर जी की महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।